नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भटनेर आईएएस में। मैं शालिनी गौड़ और हम बात कर रहे हैं विश्व का भूगोल की। विश्व का भूगोल में अब तक हम पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने स्तरों को पढ़ा था। हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, पृथ्वी की गतियां, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। हमने अपना अगला टॉपिक शुरू किया था भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी। इनमें से भूकंप और सुनामी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भूकंप और सुनामी के कारणों का, उनके प्रभावों का, भूकंपीय तीव्रता का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से जो प्लेट विवर्तनिकी है वो इफेक्ट करती है, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, जिसमें हमने पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स को पढ़ा था और इनका जो छाया क्षेत्र है उनको हमने पढ़ा था। साथ ही हमने आइसोसेजिमल और होमोसेजिमल जो टर्म्स हैं इनको देखा। साथ ही साथ जो स्केल्स है हमारे रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, इन सबको हमने देखा और किस तरीके से जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं जहां पर घनत्व बढ़ने के साथ साथ जो भूकंपीय तरंग हैं उनकी गति बढ़ जाती है और जो दलदली क्षेत्र हैं यहाँ पर इनकी तीव्रता अपेक्षाकृत कम रहती है। तो ऐसे ही कुछ भूकंप और सुनामी से जुड़ी हुई चीजें हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी क्या है, देखिए ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की आंतरिक जो अंतर्जात बल होते हैं, इंट्रूसिव फोर्सेस जो होते हैं, जो पृथ्वी की सतह के अंदर डेवलप होते हैं, उनके कारण उत्पन्न होने वाली क्रिया होती है। इसमें पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो पेरिडोइट होता है वो गल जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा बनता है। ठीक है, एक जो सब्सटेंस है वो कौन सा होता है, पेरिडोइट। अब ये कैसे बनता है, देखिए जब हमने पढ़ा कि हमारी जो परतें हैं, पृथ्वी की आंतरिक सतह हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पर इनका जब ये टूटते हैं, ठीक है, जब ये टूटते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होंगी, कार्रवाई होगी, उससे पेरिडोइट जो है वो गल जाएगा और पेरिडोइट के गलने से ही क्या बनता है, मैग्मा बन जाता है। और अब ये मैग्मा जो है ये पृथ्वी की सतह पर जब बाहर आता है, जब उसे अपनी सतहों में से, पृथ्वी की अंदरूनी सतहों में से कोई दरार या कोई हल्का क्षेत्र, कोई छिद्र, कोई इस तरह की कमजोर परत जब निकलती है, वहां से ये जो मैग्मा है वो प्रेशर के साथ क्या आता है, बाहर आने की कोशिश करता है और इसे ही अल्टीमेटली हम क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी हो गया आपका, तो इसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कह देते हैं, वोल्केनिज्म हम कहते हैं। वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखीयता। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, ज्वालामुखीयता। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके कारण डेवलप होता है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। ठीक है, तो ये जो आकस्मिक संचलन है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी की परतों में पेरिडोइट का गलन होता है, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, बाकी अब आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, ये आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अब ज्वालामुखी विस्फोट की जब हम बात करें तो देखिए, हम गहराई में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा गहराई में अभी तक नहीं जा पाए हैं। जो मेरेना ट्रेंच है, हम जानते हैं अभी तक हमने वही सबसे जो गहरा गर्त है वो हमने देखा है, गड्ढा है, गहराई जो है वो हम कह सकते हैं हमने खोजी है। तो अभी बहुत ज्यादा गहराई में हमें जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी जहां तक भी हम पहुंच पाए हैं वहां से हमें क्या पता लगता है कि गहराई के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसी वजह से ये आइडिया लगाया जाता था कि जो पृथ्वी की अंदरूनी सतह है वो द्रव है, लेकिन ना तो ये पूरी तरह द्रव है ना ही पूरी तरह ठोस है, यानी कि कहीं कहीं जो है ठोस अवस्था है और कहीं कहीं जो है वो द्रव अवस्था है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भूकंपीय जो तरंगे हैं, जो पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो अंदरूनी सतह है वहां पर क्या है, कहीं कहीं पर ठोस और कहीं कहीं पर द्रव है। जो पृथ्वी की पपड़ी है वो द्रव अवस्था में नहीं है। और ये क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जो चट्टाने हैं वो अपने आप में इतनी टाइटली पैक्ड हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद, तापमान बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी क्या है, ये चट्टाने जब पिघल नहीं पाती हैं। क्यों, क्योंकि पिघलने के लिए इनको स्पेस चाहिए और ऊपर से जो चट्टाने आ रही हैं वो इतना प्रेशर, इतना दाब जो है वो बनाए रखती हैं कि इन चट्टानों के फैलने के लिए इनको जगह जो है वो नहीं मिलती है। तो पिघलने में चट्टानों को फैलना पड़ता है और ऊपर की अपेक्षाकृत ठंडी परतें इन्हें इतने जोर से दबाए रखती हैं कि वो फैल नहीं पाती। अतः पिघलने की सीमा तक गर्म होकर भी पिघलने में ये जो परतें असमर्थ बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो परतें हैं वो
अपनी पोजीशन में रहती हैं। लेकिन जो लावा है, जो पृथ्वी की अंदरूनी सतह पर जो पेरिडोइट के गलने से मैग्मा बन जाता है, जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जब अंदरूनी सतह तब तक हम इसको मैग्मा कहते हैं, अब जब ये सतह पर आ जाता है तब हम इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर से निकली हुई पिघली चट्टानें ही हैं। तो ये ऊपर कैसे आता है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो सतह है वो कमजोर पड़ जाती है ना, सतह जहां जहां पर कमजोर पड़ेगी तो जहां से भी इस मैग्मा को उम्मीद नजर आएगी, जहां से भी इसको मौका मिलेगा उसी सतह को ये तोड़कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाता है। हो सकता है पपड़ी खींचकर ऊपर उठ गई हो, इसलिए कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है, और जो है पपड़ी में सिकुड़न होने की वजह से दबाव जो कम होगा और चट्टानों को फैलकर द्रव बनने की जगह जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी जगह से जो वो मैग्मा है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो पृथ्वी, आपने पढ़ ही लिया है कि पृथ्वी के भीतर जो पिघली हुई चट्टानें हैं उनको हम मैग्मा कहते हैं। और जैसे सोडा वाटर का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे हम सोडा वाटर को खोलते हैं तो जो गैस है वो तेजी से बाहर निकलती है। तो इसी तरीके से जो मैग्मा है उसको भी जहां जैसे ही रास्ता मिलता है वैसे ही वो तेजी से प्रेशर के साथ ऊपर आ जाता है, और जहां वो जोर से निकलता है, तेजी से आता है, तो उसी को हम क्या कहते थे, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और ये विस्फोट इतना तेजी से आता है कि धरती को कंपा देता है, वहां की चट्टानें जो है टूट टूट कर चारों ओर बिखर जाती हैं, धूल वाष्प और जो भी मटेरियल अंदर से आ रहा है वो सब बाहर आ जाता है। और लावा के बहने और जमने से उल्टे फनल के आकार का, जैसे ये सतह है, जब ये लावा यहाँ से निकलेगा तो फूट कर कैसे जाएगा, वापस इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। और जब यहाँ से ये जो जगह है इसे हम क्या कह देते हैं, क्रेटर कह देते हैं, यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये उल्टी फनल्स की शेप में एक माउंटेन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, पर्वत बन जाता है, और यहाँ पर ये गड्ढा हो जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, क्रेटर कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रकारों की बात कर लें तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण अगर हम देखें तो एक्टिव हो सकते हैं, डोर्मेंट हो सकते हैं और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो कौन से होंगे, देखिए जैसे माउंट एटना है, इक्वाडोर है, या अंडमान निकोबार का बैरन है, माउंट एरोबस है, मेयॉन है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे एक्टिव वोल्केनो के। अब ऑक्टिव वोल्केनोस क्या होते हैं, जहां पर समय समय पर विस्फोट होता है, यानी कि वो कभी भी वहां पर विस्फोट हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव, जो कभी भी फट सकता है, ऐसे वोल्केनोस को हम क्या कह देते हैं, एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी जो सोए हुए शांत महसूस होते हैं लेकिन वो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, तो इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं वो क्या कहलाते हैं, सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी। ऐसे आप डोर्मेंट वोल्केनोस भी कह सकते हैं, जैसे जापान का फुजियामा है या इटली का विसुवियस है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, इटली का विसुवियस, ये ध्यान रखिएगा आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत आते हैं। इटली का विसुवियस हुआ, जापान का फुजियामा हुआ, ये फिलीपीन का मेयॉन है। ठीक है, और अंडमान निकोबार का नारकोंडम है, तो ये भी जो है क्या है, आपके डोर्मेंट वोल्केनोस की श्रेणी में आ जाते हैं। वहीं अगर शांत की हम बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों लाखों वर्षों से क्या है, शांत हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह की जो है एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, और जो उनका विस्फोट है वो एकदम शांत हो गया है, बंद हो गया है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनोस कहलाएंगे। तो जैसे बर्मा का पोपा हो गया, अफ्रीका का किलिमंजारो है, दक्षिणी अमेरिका का सिम्बराजो है, मिनाको है, हवाई द्वीप का कोह सुल्तान है, ये सब क्या है, मृत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखिए जो ईरान का देमबंद है, पाकिस्तान का कोह सुल्तान है, ये सारे जो है मृत एग्जाम्पल या मृत या शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। यहीं पर हम एक चीज और देखते हैं, देखिए जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं, जो पिछली स्लाइड है यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने था, चलो अब कर लेते हैं हम। ज्वालामुखी के जो कारण अगर हम देखें, कॉजेस की अगर हम बात करें, तो हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, कारण यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो इनकी वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका क्या होगा, विघटन होगा, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अब तक ये। तो जब इनका विघटन होगा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर यानी कि तापमान जब बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, संवहन जो धाराएं हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो संवहन धाराएं हैं वो जनरेट होंगी।
ठीक है। और इन धाराओं की वजह से ही जो प्लेट्स हैं वो मूव करेंगी और उसी वजह से जो वोल्केनोज हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो धाराएं हैं ये हम जानते हैं अपसारी, अभिसारी और संवहन जो है इस तरीके से मूवमेंट होता है, यानी कि जब एक दूसरे के पास पास आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, है ना। तो ये प्लेट्स का जो मूवमेंट है ये हमारे अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो जो ज्वालामुखीयता है, तो ज्वालामुखीयता से केवल अपसारी और अभिसारी, ठीक है, इन प्लेट्स का ही मूवमेंट होता है, अपसारी और अभिसारी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, इसका आपको ध्यान रखना होगा। जो ट्रांसवर्स है वो मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता। तो जब अपसारी प्लेटें जो होती हैं वो देखिए एक दूसरे के विपरीत मूव करती हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, भ्रंशन, भ्रंशन यानी कि फॉल्ट डेवलप होते हैं। फॉल्ट और फोल्ड दोनों ही हम पढ़ लेते हैं इसको, फोल्ट एंड फोल्ड, भ्रंशन और मोड़दार वलन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। वलन तो हो गए फोल्ड और भ्रंशन हो गया फोल्ड। तो इन दोनों की डेवलपमेंट होती है, इस तरह का प्रोसीजर शुरू होता है। तो जो महासागरीय बेसिन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो महासागरीय और महाद्वीपीय जो बेसिन होते हैं, तो महासागरीय बेसिन में तो आपकी जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो बनती हैं, ठीक है। महासागरीय बेसिन में क्या बन जाएंगे, आपकी बेसाल्ट। और वहीं अगर हम देखें जो हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र होता है, ये देखिएगा महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या आ जाएंगे, बेसाल्ट के पठार बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो महासागरीय बेसिन है यहाँ पर तो बेसाल्ट कटक बनते हैं, जैसे हमने भूकंप के अंदर भी पढ़ा था, जो हमने देखा था कि ऐसे शेप में बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो रही है, जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो अंदर का जो लावा है वो निकल कर बाहर आता है और यहाँ पर जो है ये जमता चला जा रहा है, इस तरीके से कटक बन जाते हैं। तो जो महासागरीय बेसिन है वहां पर तो ये कटक बन जाते हैं और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर बेसाल्ट का पठार बन जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार है वो इसी तरीके से बना हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी पर्वत हैं और महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा किस कहाँ कहाँ जो है ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो महाद्वीपीय क्षेत्र में बनी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर तो आपके क्या बन रहे हैं, ज्वालामुखी पर्वत बन रहे हैं। अब ये पर्वत कैसे बनते हैं ये हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर, और यहीं अगर हम देखें जो महासागरीय क्षेत्र है, ठीक है, महासागरीय जो क्षेत्र होता है वहां पर ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। तो अंडरस्टूड है, ये बहुत ज्यादा डिटेल आपको मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए। यहाँ पर ये ज्वालामुखी आपके द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या बनता है, महाद्वीपीय क्षेत्र में और महासागरीय क्षेत्र में क्या बन जाता है, ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए ज्वालामुखी के कारण। और ये कहाँ होती हैं, अपसारी और अभिसारी प्लेटों के मूवमेंट के कारण, और अपसारी अभिसारी प्लेटों के मूवमेंट के कारण वलन बनते हैं, भ्रंशन की क्रिया होती है, यानी कि फोल्ट एंड फोल्ड की डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से जो कटक है, पठार बनते हैं या पर्वत बनते हैं या ज्वालामुखी द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि ज्वालामुखी के जो कारण है वो किस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। चलिए, तो ये हम प्रकार पढ़ चुके हैं इसके। अब ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा देखें। तो देखिए जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होंगे उनमें हम जानते हैं लावा निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, मैग्मा या लावा जिसे हम कह रहे हैं, लैपिली भी यहाँ पर एक टर्म आप पढ़ते हैं, प्यूमिक है, राख है, लावा है, पायरोक्लास्ट जैसे पदार्थ हैं, जलवाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब गैसेस सब्सटेंसेस भी जो है वो निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मैग्मा की बात कर लें तो मैग्मा जैसे हमने पढ़ाई है कि जो पेरिडोइट है उसके पिघलने से, उसके गलने से क्या है, मैग्मा बन जाता है। और ये कैसे बनता है, क्योंकि जो तापमान में बढ़ोतरी होती है उसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है वो मैग्मा बनता है, और जब ये सतह पर पहुंचता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं, ठीक है। और मैग्मा में या लावा में अगर हम कहें तो आप कहीं कहीं अभी जैसे पढ़ेंगे अम्लीय लावा है या बेसाल्टिक लावा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, सिलिका पर। तो लावा में जो मेन एलिमेंट अगर हम कहें तो सिलिका होता है, और सिलिका की मात्रा के आधार पर ही हम इसको बेसाल्टिक या अम्लीय कहते हैं, सिलिका की मात्रा के आधार पर, ठीक है। उसकी अम्लीयता या गाढ़ापन जो है वो डिपेंड करता है।
और उसी के आधार पर जो है हम आगे कुछ और ज्वालामुखी के प्रकारों को भी पढ़ेंगे कि जो लावा में सिलिका की मात्रा उसके आधार पर जो ज्वालामुखी है वो कितने तरह के होते हैं। जो गाढ़ा यानी कि गाढ़ा होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। गाढ़ा जो लावा होगा वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और इसमें केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इस सतह पर आ जाता है। बाकी इसमें अगर हम देखें तो डायोराइट होता है, एंड्रेसाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, रायोलाइट होता है। इस तरह के जो चट्टाने हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गाढ़ा अम्लीय, क्योंकि अम्लीय स्ट्रक्चर हम जानते हैं किस किस की मिलेगी हमें, जब हम चट्टानों के अंदर पढ़ेंगे तो वहां हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे डायोराइट है, ठीक है, जब लावा सूखता है, जम जाता है तो इससे अम्लीय लावे से डायोराइट बनता है, एंडेसाइट बनता है। ये चट्टाने हैं प्रकार, ठीक है, उनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम पढ़ रहे हैं। एंडेसाइट हुआ या ग्रेनाइट है, रायोलाइट है। ठीक है, तो इस तरह की जो है चट्टाने बन जाती है। किससे, जो गाढ़ा यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। और वहीं जो तरल मैग्मा होगा, तरल मैग्मा जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जब क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो ये क्या होगा, ये शांत दरार के रूप में निकलता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, शांत। और ये क्या होता है, तीव्र, तेजी से निकलता है। ये जो गाढ़ी चीज है वो प्रेशर ज्यादा डालेगी और वो क्या होगी, वो तेजी से निकलेगी। ठीक है, तो शांत दरार प्रकार जो है वो तरल मैग्मा का होता है और जिससे जो बेसाल्ट चट्टाने हैं वो बनती है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स यानी कि बेसाल्ट जो चट्टाने हैं वो आपकी क्षारीय मैग्मा से बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चट्टानों के नाम देकर के, प्रकार देकर के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखें और जोन से भी सब्सटेंसेज हैं, कौन कौन से हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ज्वालामुखी बम होता है, ज्वालामुखी बम, ये भी क्या है, चट्टानों के टुकड़े हैं। ठीक है, जो उद्गार की प्रक्रिया में चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, जो गर्म गलित अवस्था में होते हैं। गर्म गलित अवस्था में जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी बम। चट्टानों के बड़े टुकड़े, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ज्वालामुखी बम कहलाएंगे। इसके अलावा आप देखिए और क्या चीजें होती हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, उसको क्लियरली हो जाएगा। इसके अलावा लैपिली हमने पढ़ा, तो लैपिली क्या होते हैं, ये भी जो है अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े होते हैं। लैपिली की अगर हम बात करें तो ये अपेक्षाकृत छोटे ठोस लावा जो चट्टाने होती हैं, और छोटी ठोस लावा की जो चट्टाने हैं उनको हम लैपिली कहते हैं। छोटी कितनी, लगभग इसको अगर आप देख सकते हैं तो मटर के दाने जितनी, आप इसका साइज समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो है प्यूमिस हमने पढ़ा। प्यूमिस क्या होता है, प्यूमिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए प्यूमिस जो लावा का जो झाग होता है उसे हम प्यूमिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लावा का जो झाग जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम प्यूमिस कहते हैं। और झाग है तो झाग जानते हैं हम, ऊपर ऊपर रहता है, यानी कि जिसका घनत्व है वो बहुत कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण ये जो है जल पर भी तैरता रहता है। ठीक है, जल पर भी तैरता रहता है। आपको ध्यान रखना है, प्यूमिस क्या होता है, लावा का झाग होता है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद आ जाता है हमारा पायरोक्लास्ट है। पायरोक्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो चट्टानों के टुकड़े हैं, बड़े चट्टानों, मेनली तो चट्टानी है भैया, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानी आ रही हैं, तो जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, उन्हें हम क्या कह देते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। इसके बाद धूल राख है, ठीक है, डस्ट एशेज निकलती है। धूल राख तो आप जानते ही हैं, जो बिल्कुल ही जो बारीक फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं, चट्टानी कण हैं जो हवा के साथ उड़ सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, धूल राख के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ जो है चीज़ें, इसमें से लैपिली है, प्यूमिस है, ज्वालामुखी बम है, इन सब का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या क्या चीज़ें, तो थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी है, इसके बेस पर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उद्गार के आधार पर अगर हम ज्वालामुखियों का वर्गीकरण करें, ठीक है, जैसे हमने अलग अलग सक्रियता के आधार पर हमने पढ़ा, अब हम जो बात करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, जो उद्गार के आधार पर। ठीक है, उद्गार के आधार पर अगर हम देखें तो लोकराई जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है ये विभाजन किया। देखिए लोकराई के अनुसार उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और
दूसरे जो आ जाएंगे हमारे शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी। तो जो केंद्रीय विस्फोटक जो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इसमें हमने पढ़ा ये कैसे होते हैं, अम्लीय। और अम्लीय अभी हम पढ़ चुके हैं ये कैसे होते हैं, गाढ़ा। और गाढ़ा जो होगा वो कैसा होगा, तेजी से निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो गए, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी हो गए। और ये सतह पर ना फैलकर, जैसे क्या होता है, अब गाढ़े होंगे तो इस सतह पर फैलेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे जमता चला जाएगा जो भी सब्सटेंस होगा। तो सतह पर फैलेंगे नहीं, बल्कि एक शंकु जैसी जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, शंकु का आकार ये ले लेंगे। तो बाकी की चीजें आप इसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रीडिंग हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें है तो देखिए, उद्गार एक संकरी नली अथवा द्रोणी के माध्यम से होता है, और लावा के साथ साथ गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है। कमजोर भूपटल जहाँ मिलता है उसको तोड़कर जो लावा है वो बाहर निकलता है, और अन्य पदार्थ आकाश में अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। और ज्वालामुखी काफी विनाशकारी होते हैं क्योंकि शक्तिशाली विस्फोट के साथ निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि अम्लीय हैं, गाढ़े हैं, और तेजी के साथ विस्फोट से ये निकलते हैं। तो ये ज्यादा विस्फोटक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अब जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, इनको भी हम कुछ अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया हमारा हवाई तुल्य। ठीक है, हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसमें मैग्मा का उद्गार जो है कंपैरेटिवली शांत होता है। ठीक है, शांत तरीके से उद्गार होगा इसका। वैसे तो केंद्रीय के अंदर है, तो केंद्रीय हमने पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा तेजी से निकलते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग मेथड्स होंगे। तो जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट कम होता है क्योंकि लावा जो है वो लगभग तरल होता है। ठीक है, कुछ तरल होता है और क्षारीय होता है। यही हमारी क्या हो गई, जो हम बात कर रहे थे कि लावा के आधार पर, तो उस बेस पर भी हम देख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो लावा है इसकी कंपोजिशन के बेस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो लावा है तरल होने के कारण सतह पर दूर तक फैल जाता है। अब जो तरल चीज होती है वो हम जानते हैं जैसे बिखरती है वो बह जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, तरल होने के कारण जो लावा है वो सतह पर दूर तक बह जाएगा। ठीक है, और बह जाने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, ये जमकर कठोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी हो गया। इसके एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मोना लोआ है, किलुआ है, कोलंबिया पठार आइलैंड है, ये सब इसके उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार अगर हम दूसरा हम देखें तो स्ट्रोम्बोली में क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा जो है कंपैरेटिवली कम होती है। सिलिका की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अब सिलिका की मात्रा जब कम हो जाएगी तो ये कुछ कम अम्लीय होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या होते हैं, ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो सिलिका की मात्रा कम हो गई तो ये क्या हो गए, कम अम्लीय हो गए। तो इसमें विस्फोट भी हम देखें तो विस्फोट भी नहीं होता, या कम कह दें, कम विस्फोट या बिना विस्फोट के ही ये उनका उद्गार होता है। लेकिन अब जो मटेरियल्स निकलता है, कभी कभी क्या होता है, ये मटेरियल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, हर्डल क्रिएट करता है। तो जब हर्डल बीच में आ जाते हैं तो कभी कभी विस्फोट हो भी जाता है, इसलिए हम इसको कम विस्फोट वाला इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं चीजें, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल ही रहा है तो उसमें आप साथ के साथ रीडिंग लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल है, देखिए जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, देखिए जो गैसेज हैं, हमने पढ़ा कि इसमें गैसेस बाहर उठती हैं। जब गैसेस बाहर उठेंगी तो क्या होगा, रात के समय लाल दीप्त दिखाई देती हैं। तो इसी लाल दीप्ति के कारण ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है इसका, उसको ज्वालामुखी भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है, तो ज्वालामुखी का भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी जो कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो स्ट्रोम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है उसके लिए ऐसा कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वोल्केनियन की, तो इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का होता है। ठीक है, अम्लीय प्लस क्षारीय। तो इस वजह से क्या होगा, ये चिपचिपा होता है और लेसदार होता है बहुत ज्यादा, और मैग्मा के साथ बहुत मात्रा में गैस निकलती है। तो जैसे अगर हम देखें गोभी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, तो जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बन जाती है, ना तो वो पूरी तरीके से कोण है, इस तरीके की कुछ जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है यहाँ पर। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके के कंपोजिशन होती है। तो लावा चिपचिपा और लेसदार होता है। तो एग्जाम्पल इसके देखिए, इंडोनेशिया में जो स्थित क्राकाताओ ज्वालामुखी है, जो 1833 में जिसका उद्गार हुआ था, वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये आपका आ गया विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी जो है, इसमें ज्वालामुखी में लावा में गैसों की अधिकता होती है। ठीक है, गैसेस जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। अब गैस ज्यादा होगी तो हम जानते हैं गैस ऊपर की तरफ उठेगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो बहुत तेज विस्फोट के साथ, भयानक विस्फोट के साथ ये
बाहर निकलेंगी। तो विस्फोट के कारण निर्मित बादल का आकार जो है वो इसी तरीके से, जैसे हमने वल्केनियन का पढ़ा, तो बादल की जैसी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की यहाँ पर बन जाती है वोल्केनो की। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो विसुवियस में 1872 में जो ज्वालामुखी निकला था उसी को विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कह देते हैं। उसी के नाम के आधार पर इस तरह के जो भी ज्वालामुखी मिलते हैं उनको हम विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है, आप इसकी रीडिंग आप लगा लीजिएगा। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो हो गए, पीलियन तुल्य में क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सिलिका भी क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। सिलिका ज्यादा होने के कारण ये भी क्या होता है, चिपचिपा होता है और अम्लीय होता है, और जिसके कारण ये भी बहुत ज्यादा विनाशकारी विस्फोटक हो जाता है। और जो इसमें एक चीज और है कि ये जो विस्फोट जब होता है तो पहले से जो विस्फोट हुआ यानी कि पहले जो ज्वालामुखी शंकु बने होते हैं उनको तोड़ता हुआ ये बाहर को निकलता है। ठीक है, तो जैसे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण अगर हम देखें तो जो कैरेबियन सागर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसी के नाम के आधार पर जो है इनको पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। ये देखिए 8 जुलाई 1902 को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित माउंट पिली ज्वालामुखी में हुआ था, तो इन्हीं को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी उद्गार में जो वाष्पयुक्त गैसेस जो हैं वो गोलाकार रूप में कई किलोमीटर तक निकलती हैं और छा जाती हैं। धूल की अपेक्षा विखंडित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो ये सब पीलियन ज्वालामुखी के अंदर आपका आ गया। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आप इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। दूसरा जो हम देख रहे हैं दरारी उद्गार वाले यानी कि शांत दरारी प्रकार के, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब एक केंद्र से ना निकलकर पतली सतह या पतली कोई दरार जब मैग्मा को मिल जाती है, उस दरार से जब मैग्मा बाहर आएगा तो उसी को हम क्या कह देंगे, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इन्हीं को हम शांत भी कह देते हैं। इसमें जो मैग्मा है वो दूर तक फैल जाकर जम जाता है जी। तो अगर दूर तक फैल के जम रहा है तो वो हमारी क्या कहला रही है, बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, इसमें लावा और गैस की मात्रा जो है वो कम होती है, धीरे धीरे निकलता है, पतला होता है, इस वजह से फैलकर जम जाता है। और हम जानते हैं जो फैलकर बनेंगी उसे हम क्या कह देते हैं, बेसाल्ट चट्टानें। तो लावा के जमने से अल्टीमेटली तो चट्टानें ही बन रही है ना, तो इस तरीके से जो बनेंगी वो बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। तो जैसे ब्राजील का पराना पठार है, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रेंकेसबर्ग पठार है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया है, ब्राजील का पठार अभी आपको बताया दरारी उद्गार से ही बने हुए हैं। वहीं अगर हम देखें पंख ज्वालामुखी, तो पंख ज्वालामुखी क्या होते हैं, देखिए इनका उद्गार जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इनमें गैस के साथ साथ रेत और मृतिका यानी कि मिट्टी जो है वो मिट्टी के कण अलग अलग फॉर्म में वो मिलते हैं जो रेत में घुलकर पंख का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का जो ज्वालामुखी है वो पंख ज्वालामुखी कहलाएगा, यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों में मिल रहे हैं वो ज्वालामुखी हमारे क्या कहलाएंगे, पंख ज्वालामुखी कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बोगबोगा है जो कैस्पियन सागर के निकट बाकू तेल क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका पंख ज्वालामुखी का उदाहरण। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण की। तो जैसा कि हमने भूकंप में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो अपसारी और अभिसारी मूवमेंट है, प्लेट्स का संचलन है, उसकी वजह से जो है वो ज्वालामुखी जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसी तरीके से जो ज्वालामुखी विनाशात्मक किनारों पर मिलते हैं, मोस्टली प्लेट जो विवर्तनिकी के आधार पर 80% यानी कि मैक्सिमम जो ज्वालामुखी हैं वो विनाशात्मक किनारों पर मिलते हैं। 15% अगर हम देखें तो रचनात्मक किनारों पर, वही जो हम अपसारी और अभिसारी की बात कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे ये परिप्रशांत मेखला है, जो ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 हिस्सा है वो यहीं पर मिलता है। प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे। ये रहा हमारा प्रशांत महासागर। तो ये सारी जो प्लेटें हैं ये क्या है, हमारा विनाशकारी संचलन, यानी कि यहाँ जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, टकराएंगी, तो हम जानते हैं जो आमने सामने की जो टक्कर होती है वो बहुत भयानक होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत जबरदस्त टकराहट के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर विनाश हो रहा है। और यहाँ जो ज्वालामुखी मिल रहे हैं उनको ही हम क्या कह देते हैं, प्रशांत सागर जो पेटी है उसके ज्वालामुखी हम कहेंगे। और ये जो है एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। देखिए यहाँ पर ये पूरी जो है ये विनाशकारी प्लेट्स हैं, तो इनको हम क्या कह देंगे, रिंग ऑफ फायर हम इसको कह देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए जो मध्य महाद्वीपीय मेखला जो यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर जो अभिसरण हो रहा है ना,
अब ये इंडियन प्लेट ये रही हमारी, देखिए अभिसरण, यानी कि ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आ गई हमारी, ये आपको दी हुई यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अभिसरण यहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो वोल्केनोस डेवलप होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो इस मैप के थ्रू बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। यहीं पर जो मध्य महासागरीय पेटी हो जाएगी, मध्य अटलांटिक मेखला यानी कि महासागरीय कटक जो हम कहते हैं, ये जो हमारा बन रहा है इस तरीके से एस शेप में हम जानते हैं ये बन रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, महासागरीय कटक, कटक बन जाता है। कटक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से जो इफेक्टेड एरिया है, जो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं, जो सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, वो इसी एरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्वालामुखी वाला पोर्शन भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ये आप इसकी रीडिंग लगा लेंगे, पीडीएफ आपको मिल गया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, एग्जाम्पल्स आपके साथ में दिए हुए हैं, तो इनको आप मैप के थ्रू देखते हुए इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ज्वालामुखी वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसको जरूर दूर किया जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।